फाउंडेशन और सेवा भारती के 43वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है, आप सभी को हम लगातार बच्चों से संबंधित मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स मिलते जा रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दिल बोलते हैं लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। दिल के आकार में परिवर्तन या दिल में छेद की समस्या जन्मजात हृदय विकार कहलाती है, अर्थात ऑर्गेनाइजाइटल हार्ट डिजीज कहलाती है। लगभग 10% बच्चे, मतलब पूरे बच्चों की अगर मृत्यु दर देखी जाए तो उसमें 10% प्रति वर्ष इस बीमारी से बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रति 1000 बालकों में लगभग 10 बालक इस रोग का शिकार होते हैं। गूगल के अनुसार या जो उपलब्ध डेटा के अनुसार प्रति वर्ष जो अन्य बीमारियां हैं जो कि हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें जन्मजात दिल की बीमारी है, हार्ट मोटर्स बीमारी है, कावासाकी रोग है, रिमेटिक दिल की बीमारी है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में जन्म के समय से या प्रारंभ में लग जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। इंटरनेशनली यूएस में एडवांस कंट्रीज हैं तो 5 साल के अंदर ही वो सर्जरीज कर लेते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं कि 5 साल में करते हैं, जब हमारे पास उपलब्धता होती है इन सब बातों पर चर्चा होती है। इन बीमारियों के क्या लक्षण हैं, इनके क्या कारण हैं और इनका क्या उपचार है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, MBBS, MD एंड DM कार्डियोलॉजिस्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर एंड इंचार्ज कार्डियोलॉजी, एम्स भोपाल में आप हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी बात इस विषय पर, बच्चों में होने वाली दिल की समस्याएं, द कार्डियोलॉजिकल डिजीजेज इन चिल्ड्रन पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। धन्यवाद चौबे जी। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही है। हाँ जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कृपा शंकर चौबे जी और राघवेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इतने डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना एक्सपीरियंस और अपनी बातें रखने का अवसर दिया। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भोपाल के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं एडल्ट यानी बड़े एवं बच्चों दोनों के हृदय रोग से संबंधित मेरा विषय क्षेत्र है। तो हृदय जैसा हम बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें 3 तरह की बीमारियां होती हैं। देखिए, हम क्योंकि आप लोग बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक बेसिक अगर नॉलेज हृदय की बीमारी क्यों होती है और कैसे हम इसमें प्रभावी काम कर सकते हैं, एक बेसिक अगर नॉलेज हमें होगा तो ही हम ज़्यादा जागरूकता फैला पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा एक मेडिकल नॉलेज भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो बीमारियां 3 तरह की होती है बच्चों में। सबसे पहला, जैसे कि चौबे जी ने बताया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी वह बीमारियां जो कि जन्म से ही बच्चों के अंदर मौजूद है, जन्मजात है। दूसरा एक होता है इन्फेक्शन के कारण, यानी हृदय का इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम एक्यूट रूमेटिक फीवर बोलते हैं। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जहाँ पे बच्चों में इन्फेक्शन काफ़ी होते हैं। इसलिए भारत में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहता है बच्चों में हार्ट की बीमारियों का। इसे हम बोलते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD। और तीसरा एक कारण जो होता है कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट की मसल्स का कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो इस स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो हमें एक हार्ट की क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे, ये हार्ट का एक डायग्राम है। इसमें ब्लू कलर का जो एरिया है वो हार्ट का राइट साइड है। तो इसमें जो हार्ट पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वह हार्ट के इस हिस्से में आता है। उसमें ऊपर का हिस्सा होता है राइट एट्रियम और नीचे का हिस्सा होता है राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी जो पंप करने वाला हार्ट का हिस्सा होता है। और ये जो है ये ब्लड लंग्स के अंदर फेंकता है और लंग्स जो है इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, इसमें ऑक्सीजन का संचार करता है और उसके बाद में ये ब्लड जो है हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है और ये लेफ्ट साइड पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड फेंकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हार्ट में 2 तरह के हमारे चैम्बर्स हैं। एक है राइट साइड जिसके अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, ब्लू कलर का ब्लड होता है, और एक होता है राइट साइड जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है,
और ये मेन हार्ट के चैम्बर्स होते हैं बॉडी में पंप करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो बीमारियां हैं इन्हीं स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर इन हार्ट के चैम्बर्स, जैसे कि लेफ्ट और राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं, इनके बीच में अगर जो दीवार है, जो सेप्टम है, उसमें अगर छेद हो जाए तो उससे जो है हार्ट का ऑक्सीजनेटेड और जो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, नीला और लाल ब्लड, ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक तबका होता है बीमारियों का, हार्ट के अंदर छेद होना। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स के बीच में वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड लीक होने को रोकते हैं। ये वॉल्व भी कुछ बीमारियों के अंदर जो है, जन्मजात बीमारियों में भी ये वॉल्व में दिक्कत हो सकती है, कई बार इन्फेक्शंस में ये वॉल्व में दिक्कत हो जाती है। फिर तीसरा अपना एक होता है हार्ट एज ए मांसपेशी। तो हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें अगर तकलीफ हो गई तो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, यानी कि मसल्स वीक हो जाना, ठीक है। जैसे कि चौबे जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बच्चों के जो दिल में छेद होते हैं उन पर विशेष रूप से बात करूं, तो मैं सबसे पहले यही कंजेनाइटल हार्ट डिसीज पे आऊँगा, यानी कि जन्मजात जो तकलीफें होती हैं बच्चों में वो, ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर ये कितने बड़े पैमाने पे मौजूद है इंडिया में ये सब तकलीफें। एक आपको फिगर डॉक्टर चौबे जी ने दिया अभी कि हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं भारत में या विश्व में, उनमें से लगभग करीब 10 बच्चों के अंदर जन्म से ही छेद होते हैं या जन्म से ही कोई दूसरी हार्ट की तकलीफ होती है। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है अगर हम हमारी पॉपुलेशन को देखें तो, ठीक है। तो अ, इस फिगर के आधार पे हर साल भारत में लगभग करीब 2.4 लाख, लगभग करीब 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात बीमारी के साथ में पैदा होते हैं, ठीक है। अब क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही तकलीफ होती है? तो इसमें लगभग करीब 85% केसेस में हमें कारण नहीं मिल पाता है। ये कारण जेनेटिक हो सकता है, जब बच्चा अंदर माता के गर्भ में पल रहा होता है तब किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए उसके क्रोमोसोम्स में, तो वो म्यूटेशन क्यों हुआ उसका कारण नहीं पता लगता है। कई बार जो है बच्चा जब गर्भ में होता है तब माता के अंदर जो है रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, या माता को डायबिटीज हो जाए, या माता जो है ऐसी दवाइयाँ ले ले स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो उसको नहीं लेनी चाहिए, या जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, जाने अनजाने अगर इस तरह की दवाई ले ले तो बच्चे के हार्ट में या किसी और ऑर्गन में नुकसान होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसी तरीके से माँ का ज़्यादा उम्र का होना, 30 साल से ज़्यादा का उम्र का होना, या पिता का ज़्यादा उम्र का होना, ये सब जो है हार्ट की बीमारियों में योगदान रहता है इनका। तो ये क्या फैक्टर्स हैं जिनसे ये हमें ये बीमारियों का नंबर बढ़ जाता है? अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे फीटल इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चे का हार्ट का जांच एक तरीके का नॉर्म है, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत ही कम, मुश्किल से 5-10% लोग जो हैं इसको अवेल कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद या कई सालों बाद जनरली पता लगता है कि इसको हार्ट की तकलीफ है, जबकि विदेशों में अक्सर ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी पता लग जाता है। तो उस केस में अगर बच्चा 20 हफ्ते से कम का है, जब जनरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड रहता है, तो विदेशों में अक्सर जो बहुत ही जटिल हृदय की बीमारियों वाले बच्चे रहते हैं उनमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर माता के अंदर शुगर का या फिर धूम्रपान का या अल्कोहल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये ना किया जाए, तो इस तरह की जो जन्मजात तकलीफें हैं इनमें कमी लाई जा सकती है। फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन भी, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसके द्वारा भी कमी लाई जा सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका पहला पेज ही दिख रहा है, जिस पेज पे आप हैं उस पर क्लिक करते जाइएगा। मैं पेज को आगे बढ़ा रहा हूँ, जी मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं, आपका पहला पेज ही दिख रहा है डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, अब आ गया, दूसरे में आ गया। ठीक है, ये पेज चेंज हुआ दिख रहा है? जी जी अभी आ रहा, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं वापस से एक बार जन्मजात बीमारियों पे आऊँगा। तो जन्मजात बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक होती है एसाइनोटिक, दूसरी होती है साइनोटिक। तो एसाइनोटिक वो होती है जिसके अंदर बच्चा जब जन्म इस बीमारी का रहता है, वो एक नॉर्मल कलर का बच्चा रहता है, लेकिन उसको तकलीफें रहती हैं छेद के कारण, यानी कि छेद होने के कारण जो है उसके लंग्स के अंदर ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है। इसके कारण बच्चे में क्या तकलीफ दिखाई देती है?
वो ये कि बच्चा जो है अक्सर दूध पीते वक्त जो है जल्दी से दूध छोड़ देता है, उसकी सांस फूलने लगती है जब वो दूध पीता है, उसे पसीना आने लगता है, उसकी पसलियाँ चलने लगती हैं। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तब अक्सर ये देखा जाता है कि उसको जो है बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार लंग्स के इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो है ए साइनोटिक कहलाता है, यानी दिल के छेद की वजह से तकलीफ। ठीक है, ये सब के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि कई अगर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए या फिर इन्हें नॉर्मल समझा जाए, तो एक जो वाइटल पीरियड होता है जिसमें इंटरवेन करके बच्चे को सही इलाज दिया जाए तो बच्चे का पूरा जीवन नॉर्मल हो सकता है। उस चीज़ को हम ज़्यादा जागरूकता फैला के हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है साइनोटिक, यानी कि ब्लू बेबी। इसका मतलब यह है कि एक बहुत सारी हार्ट की तकलीफें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा का होंठ हो गया, नाखून हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, ये नीले होते हैं। विशेषकर जब बच्चा रोता है तो अक्सर नीला पड़ जाता है। तो ये जो है, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा हमारे इंडिया में इतनी कम अवेयरनेस है कि इवन इस तरह के सिम्टम्स, यानी बच्चे का ब्लू होना भी जो है कई सालों तक इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि जिससे हम पता समझ सकते हैं कि शायद इस बच्चे को हार्ट की तकलीफ है। हमारे इंडिया में अधिकतर जो है बीमारी का पता तो तब लगता है जब पेरेंट्स जो है, माता पिता, किसी अन्य बीमारी के कारण बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे कोई पीडियाट्रिशियन उसके चेस्ट पे ऑस्कल्टेट करता है, आला रखता है, उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है, मरमर सुनाई देती है, तब वो बोलता है कि इसे हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं, इसका ईको की जांच कराएं। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में जो ऑब्वियस लक्षण है, जो बीमारी के लक्षण है, वो तो इग्नोर हो जाते हैं और किसी और कारण से अक्सर पता लगता है। जैसे दिल के छेद की भी मैं बात करूं तो हम मोटे तौर से इन्हें दो तरह के छेद बता सकते हैं। एक तो होता है कि जो हार्ट के कम प्रेशर वाले चैम्बर्स हैं, एट्रियम, उनके बीच में जो छेद होता है जिसे एएसडी बोलते हैं, और एक होता है जो हार्ट का जो बड़े चैम्बर्स हैं उनके बीच में अगर छेद है तो वो बोलते हैं बीएसडी। ये क्लासिफिकेशन भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कम प्रेशर वाले चैम्बर्स के बीच का छेद होता है एएसडी, जनरली वो कई सालों तक मरीज में तकलीफ नहीं देता है, यानी कई बार तो 40-50 साल का मरीज हो जाता है तब तक उसे तकलीफ नहीं देता है और ये जनरली उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के छेद होते हैं बीएसडी, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि अगर समय पर इनका पता लग जाए, 1 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर भी अगर इनका पता लग जाए कि ये हैं और इनका तुरंत से इलाज हो जाए, तो ये छेद बंद हो जाए, तो बच्चा जो है एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और अगर ये वाइटल समय, यानी जन्म के बाद के जो शुरुआती कुछ साल होते हैं, विशेष करके 1 साल 2 साल जन्म के बाद के जो होते हैं, तो उनके अंदर अगर ये पता नहीं लग पाया, तो फिर धीरे धीरे इसके कारण फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है और कुछ सालों बाद में भी 7-8 साल की उम्र के बाद में ये स्थिति निर्मित हो जाती है कि फिर अगर इन छेदों को अगर बंद भी कर दें तो भी मरीज जो है एक तरीके से परमानेंट डैमेज उसके लंग्स में हो चुका होता है। तो मतलब अगर शुरुआती साल में हमने कुछ किया तो ठीक, अदरवाइज ये हमेशा के लिए जो है ये तकलीफ देते हैं फिर, और फिर इनका इलाज भी संभव नहीं होता है। तो जो जांचें होती हैं, अक्सर मैंने बताया कि एक आला भी बच्चे की छाती पे अगर रखने से हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये बीमारी है। इसको और कंफर्म करने के लिए अक्सर हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हार्ट का साइज बढ़ा हुआ मिलता है या फेफड़ों के अंदर निमोनिया या फिर ज़्यादा ब्लड का संचार दिखता है। इकोकार्डियोग्राफी की जांच से बीमारी का पक्का पता लगता है और क्या बीमारी है ये पता लगता है। जैसे कि स्लाइड के अंदर दिख रहा है कि हार्ट के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में एक लाल रंग का जो है ब्लड जा रहा है और बीच में छेद है, छेद के थ्रू जा रहा है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस बनती है। ठीक है, तो इनका इलाज क्या होता है? जनरली जो छेद वाली बीमारियां होती हैं, इनमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है छोटा ऑपरेशन जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे दिख रहा है आपको ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बगैर चीरा फाड़ी के, बगैर बेहोश किए जो है ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर को छेद के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे छेद हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंडिया के अंदर भी मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये के अंदर ये इलाज उपलब्ध हो जाता है। अधिकतर हार्ट के अस्पताल के अंदर हो जाता है। और आजकल जो सरकारी स्कीम्स चल रही हैं, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना आदि या बीपीएल वगैरह आदि के अंदर जो है इसका खर्चा लगभग पूरी तरीके से सरकारी खर्चे पे इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, दूसरे तरह के छेद जिसको मैं बोल रहा था, जो ज़्यादा डेंजरस छेद होते हैं, बीएसडी, जो बड़े चैम्बर्स के बीच में छेद हैं, इनको टाइमली डिटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो
अब मैं एक जो दूसरे एक हमारा क्लासिफिकेशन में था नीला पड़ने वाला जो बीमारी है जिसे कहते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। ये एक तरह की जटिल बीमारियां होती हैं जिसके अंदर छेद तो होता ही है, लेकिन छेद के साथ साथ जो है कोई एक वॉल्व में भी दिक्कत होती है, या फिर कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर कुछ ऐसी बड़ी जटिलता होती है जिसके कारण हार्ट का राइट साइड में जो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड है और लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, दोनों की मिक्सिंग हो रही होती है। यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड में भी राइट साइड वाला बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाता है और वही हमारी पूरी बॉडी में संचारित होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में ब्लूनेस आने लगती है। तो ये बीमारियां भी, ये जो साइनोटिक यानी ब्लूनेस वाली जो बीमारियां हैं, इनका भी टाइम पे पता चलना जरूरी है। इनका अगर जन्म पे ही पता लग जाए तो सबसे बेहतर है, अदरवाइज स्टार्टिंग के 1-2 साल में ही ये ऑपरेट हो जाना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, नीला बच्चा है, रो रहा है तो नीलापन बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये जन्मजात छेद और ये नीलेपन वाली बीमारियों के अलावा एक दूसरे तरह की बीमारी जो कि मैंने आपको बताया था, इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि एक्यूट रोमैटिक फीवर यानी कि रोमैटिक हार्ट डिसीज, ये क्यों होता है कि बच्चे को सर्दी खांसी के साथ में गले का इन्फेक्शन हो गया। ये गले के इन्फेक्शन में जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु ने बॉडी में प्रवेश किया और बॉडी ने उससे लड़ने के लिए जो अपनी इम्यूनिटी है वो छोड़ी, और उस इम्यूनिटी से हार्ट के वॉल्व जो हैं, जो आपको यहाँ दूसरी जगह दिख रहा है, हार्ट के वॉल्व में जो है सिकुड़ना हो गया या लीकेज हो गया, तो इसके कारण हमेशा के लिए परमानेंट जो है वॉल्व का डैमेज हो जाता है। तो ये जो बीमारी है ये एक्वायर्ड है, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड है, काफ़ी हद तक ये गरीबी से रिलेटेड है, काफ़ी हद तक एक ही छोटे से घर में बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं, एक से दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन करते हैं, उससे रिलेटेड है। इसीलिए ये बीमारी अभी डेवलप्ड कंट्रीज में लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है, पहले से कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तीसरे तरह की बीमारी यानी कि हार्ट का कमज़ोर हो जाना, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, इसके लक्षण होते हैं कि पूरी बॉडी में सूजन आ जाना, चलने पे सांस फूलना। ये क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की जो अपनी एक पंपिंग कैपेसिटी है ब्लड को पंप करने की, वह किसी कारण से कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण हार्ट पंप नहीं हो पा रहा, तो पूरी बॉडी में सूजन और सांस की तकलीफ आ रही है। तो ये एक अलग तरह की बीमारी है जिसका भी टाइम पे पता चलना ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस की बीमारियां क्या होती हैं। अब उन बीमारियों से हम हमारे लेवल पे, सामाजिक स्तर पे किस तरीके से जो है हम इनको कम कर सकते हैं और हम इनके लिए क्या जागरूकता फैला सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला कि इसको पूरी तरीके से हम खत्म कर दें ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतर केसेस में कारण क्या है, कब म्यूटेशन हुआ, वो पता नहीं लग पाता है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं अपने सामाजिक और एजुकेशनल और अपनी व्यवस्था के लेवल के कारण बहुत कुछ इन्हें कंट्रोल कर पाई हैं, तो हम किस तरीके से वही चीज़ें अपना सकते हैं। ठीक है। तो एक तो इसमें एक चीज़ है वैक्सीनेशन। अगर हम हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो MMR वैक्सीन होती है, वह हालांकि अब आ चुकी है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में और अभी की जो जनरेशन है उनको लगभग लग रहा है, लेकिन अभी भी कई माताएं हैं जिन्हें जन्म पे ये वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उन्हें भी ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले, जब आप गर्भ धारण करने की स्थिति में आई हैं, उसके पहले अगर बचपन में ये टीके नहीं लगे हैं, तो प्रेगनेंसी के पहले तक तो ये टीके लगा लिए जाए, ताकि प्रेगनेंसी में इस तरह का इन्फेक्शन ना हो, रूबेला वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो इसकी एक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रूबेला। दूसरा, फोलिक एसिड फोर्टिफिकेशन। विदेशों में जो, जैसे हमारे इंडिया में नमक में आयोडीन मिलाना एक तरीके का नॉर्म बन चुका है, ऐसे ही विदेशों में फूड के अंदर फोलिक एसिड आदि का फोर्टिफिकेशन एक नॉर्म है, क्योंकि भारत में इस तरह की अवेयरनेस अभी भी कम है। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के अंदर एक ज़रूरी तत्व होता है जिसके अभाव में न केवल हार्ट की बल्कि कई सारी दिमाग की तकलीफें भी हो सकती हैं। तो जनरली जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं वे फोलिक एसिड, जो एंटीनेटल विजिट होती है, प्रेगनेंसी के वक्त विजिट होती है, उसमें जनरली देती हैं। लेकिन हमारी 50% आबादी अभी भी ऐसी है जो प्रॉपर एंटीनेटल विजिट, यानी कि गर्भ जब है माता को, तब डॉक्टर को दिखा पाए, इस तरह की सुविधा से वंचित है। तो इस ज़रूरी तत्व को कई बार प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये इस तरह की तकलीफें बढ़ सकती हैं। तीसरा, जब माता गर्भ धारित है उस वक्त माता के अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि जो है नहीं हो, अगर है पहले से तकलीफ है तो वो कंट्रोल में हो। माता जो है धूम्रपान ना करे, अल्कोहल ना पिए,
इस तरह का जो फैक्टर्स हैं, जो प्रेगनेंसी के वक्त के फैक्टर्स हैं, वो हम अवॉइड करें आगे। दूसरा जो है, अगर प्रेग्नेंट हैं तो कोई भी मेडिकेशन बगैर डॉक्टर के परामर्श के ना ली जाए। कई बार माताओं को पता ही नहीं होता है शुरुआती दिनों में कि वो प्रेग्नेंट हैं, और शुरुआत के 2-3 महीने का जो समय होता है वह सबसे ज़्यादा क्रिटिकल समय होता है, जब कोई भी दवाई या कोई भी तत्व बच्चे पे सबसे ज़्यादा असर करता है। ठीक है। पांचवा, जेनेटिक काउंसलिंग। सिर्फ फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जैसे जैसे मेडिकल क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, तो गर्भधारण के वक्त बच्चे का इकोकार्डियोग्राफी का जांच भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक चीज़ है जो समय लेगी। मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम क्या है और अभी की स्थिति क्या है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को इंडिया में डील करने के लिए। इंडिया में अभी की स्थिति, अभी के जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि केवल 10 से 15% चिल्ड्रन जो है, जो जिनको की जन्मजात तकलीफ है, उनका इलाज हो पाता है। ठीक है। लगभग एडवांस जो इलाज है, लगभग 90% बच्चों की रीच से दूर है। ठीक है। और करीब जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, 2 से 2.5 लाख बच्चे जो हैं इंडिया के अंदर, ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के साथ में जन्म लेते हैं, जन्मजात हार्ट की तकलीफ के साथ में जन्म लेते हैं। और उनमें से कम 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि तुरंत ही इलाज की ज़रूरत है, शुरुआती महीने 2 महीने के अंदर ही इलाज की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। तो पिछले कुछ सालों में कई सेंटर्स बढ़े हैं। अभी लगभग इंडिया में 62 एडवांस कार्डियक सेंटर्स हैं, जिनमें से 9 ऐसे सेंटर्स हैं जहां 500 से ज़्यादा सर्जरीज होती हैं। 2016 का मैं इंडिया का फिगर कोट करूं तो लगभग 24,000 हार्ट की सर्जरीज हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आपको बताया लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे जो हैं हर साल जन्म लेते हैं। तो प्रॉब्लम है इतने बड़े मैग्नीट्यूड की, उसके कंपैरिजन में 2016 का फिगर ये है करीब 24,000 बच्चों की सर्जरीज हुई हैं। और उनमें से जो सीरियस बच्चे हैं, लगभग करीब मुश्किल से 20% बच्चों को ही इलाज मिल पाया है। एंटीनेटल यानी गर्भधारण के वक्त ही बच्चा डिटेक्ट हो जाए, ये तो बहुत ही कम इंडिया का फिगर है। दूसरा, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज का कवर नहीं लेती हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस के जो कागज होते हैं, माता पिता अगर अच्छे तबके के हैं, अफोर्डिंग है, उनका भी अगर मेडिक्लेम है, तो आप मेडिक्लेम की कंडीशंस देखेंगे कि वो मेडिक्लेम में लिखा रहता है साफ साफ कि दे डू नॉट कवर फॉर एनी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है जनरली काफ़ी महंगे होते हैं। जो जटिल तकलीफें हैं उनके ऑपरेशन में बताऊँ तो। दूसरा, इंडिया के अंदर अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनकी इकोनॉमी के अंदर, उनके लिटरेसी लेवल, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी निर्धारित कर पाना भी मुश्किल होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन अगेन अलग अलग स्टेट्स में स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। लगभग करीब जो सर्जिकल कॉस्ट होती है उसका 40% ही गवर्नमेंट स्कीम्स जनरली कवर कर पाती हैं। और एनजीओज और एमएनसी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 40 सेंटर्स, इंडिया के बड़े 40 सेंटर्स का डेटा ये बताता है कि करीब 35% जो कार्डियक सर्जरीज वहाँ पे हुई हैं, उनका खर्चा फैमिलीज ने खुद उठाया है। और बहुत अधिकतर केसेस में ये भी हुआ है कि जो खर्चा रहा है वो फैमिली की एनुअल जो इनकम है उससे ज़्यादा रहा है। और केवल 5% ऑपरेशन ही जो है डोनेशंस के थ्रू हो पाए हैं। और जो कई सारे ऐसे चैरिटेबल सेंटर्स हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँ तो सत्य साई इंस्टीट्यूट है पुट्टपर्ती में, रायपुर में, जहाँ पे फ्री में बच्चों के हार्ट का इलाज होता है, लेकिन वहाँ पे इतनी लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है कि आप आज दिखाने जाएंगे तो आपको 2-3 साल बाद का नंबर मिलेगा। तो इंडिया में हम देख सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर बीमारी का तबका है जहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, और इलाज के अभाव में बच्चे का आगे का लाइफ कितना रहेगा, क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई सारे ऐसे सोशल टैबूज भी हैं जो कि तकलीफ पैदा करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के कारण बच्चों के छाती पे निशान रह जाता है, तो कई पेरेंट्स जो है खासतौर से फीमेल अपने चाइल्ड के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई एक नेशनल लेवल पॉलिसी नहीं है इंडिया में, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इस तरह के इलाज का पूरा खर्चा उठाने के लिए। ठीक है। और हेल्थ केयर में जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हालांकि अभी रिसेंट के समय में बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम दूसरी कंट्रीज के मुकाबले देखें तो बहुत ही कम परसेंटेज जो है हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है व्यापक लेवल पे? एक तो जो है, जो रूबेला टाइप के वायरस हैं जो कि प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे में आ जाते हैं और हार्ट की तकलीफ करते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन का और ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए। फोलिक एसिड जैसे ज़रूरी तत्वों का फोर्टिफिकेशन होना चाहिए।
प्रॉपर एक व्यापक प्रोग्राम्स होने चाहिए बच्चे के वेलबींग के लिए, जो कि बच्चे के हार्ट के और दूसरे मेंटल जितनी भी तकलीफें हैं उनका ओवरऑल केयर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है उसमें फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियन, उन लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे इस तरह के जो बीमारियां हैं उनका जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो पाए और सही जगह रिफर हो पाए। एक बहुत ही छोटी सी एक इंटरवेंशन है जिसे बोलते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण घर घर ये समझ गया कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे देखते हैं, कोरोना में कम हो गया है तो ये सिंपल सा डिवाइस जो है ये एक अगर नॉर्म बना दिया जाए कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखा जाए छोटी छोटी जगह पे, तो ये जो है एटलीस्ट जो साइनोटिक टाइप की जिसमें बच्चा नीला पड़ता है उस टाइप की बीमारियों को तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि उन बीमारियों में बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम होता है, जनरली 80 से कम होता है। तो उस तरह की बीमारियों में तुरंत आइडेंटिफाई होकर जो है किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास या बड़े सेंटर पे रेफर किया जा सकता है। हमको और ज़्यादा मोटिवेटेड गवर्नमेंट टीम चाहिए और एक ज़्यादा हमारे सामाजिक रूप से जो है अधिक से अधिक लोग इसके लिए आगे आए, जो है एक मूवमेंट चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए आपने समय निकाला और हम निश्चित रूप से जो आपने एक चीज बोली कि सरकारी योजनाओं से लाभ में लगभग फ्री में किया जा सकता है, इसका अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो बच्चों की इन बीमारियों को इनिशियल स्टेज में रोका जा सकता है। हमारे पास काफी सारे प्रश्न आए हैं आपके लिए, लेकिन हम सेशन के बाद में लेंगे। अभी हमारे साथ दूसरे वक्ता भी जुड़े हुए हैं। एक और बेहतर महत्वपूर्ण विषय की हम आज बात करने जा रहे हैं, जो जिसका आइडिया हमें इस कोरोना काल में ही मिला है। माँ का दूध, मदर्स मिल्क अगर हम बात करें तो बालकों के लिए अमृत के समान होता है। प्रत्येक बालक को यह उपलब्ध हो, यह हम सबकी सामाजिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत में इसे प्रत्येक जरूरतमंद बालक को उपलब्ध कराने हेतु 27 नवंबर 1989 को सिविल हॉस्पिटल मुंबई में पहले मदर्स मिल्क बैंक की स्थापना की गई। तो लगभग 30 वर्ष पहले इसकी परिकल्पना की गई थी। वर्तमान परिदृश्य में क्या है, अभी किसी बच्चे को चाहिए तो हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, सारी चीजों के बारे में विस्तार से हमारे पास बात करने के लिए हैं डॉक्टर आशा दीक्षित। आशा दीक्षित पीडियाट्रिशियन है जेपी हॉस्पिटल भोपाल में, और जेपी हॉस्पिटल भोपाल का जो मदर्स मिल्क बैंक है उसको ऑपरेट करते हैं, इनकी देखरेख में, इनके संरक्षण में वो चल रहा है। तो मैं एकदम से आग्रह करूंगा कि आप इस बात पे अपने बताएं किस प्रकार से ये उपलब्ध इस मदर्स मिल्क समाज को उपलब्ध करा सकते हैं और किस प्रकार से डोनर के माध्यम से उनके तक पहुंचाया जा सकता है जिनको इनकी आवश्यकता है। जी मैम, ओवर टू यू। नमस्कार। नमस्कार। जी मैम, सुनाई दे रहा है आपकी बात। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को इतने महत्वपूर्ण समय में उठाया। माँ का दूध मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे शुरू करूँगी। माँ का दूध, जैसे माँ का दूध कहा जाता है हमारी भाषा में अमृत, इसलिए हमारे मिल्क बैंक का नाम भी हमने अमृत कलश रखा है। माँ का दूध के बारे में जितनी उसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, फिर भी मैं कुछ वैज्ञानिक तरह से रखूंगी आपके सामने। माँ का दूध जो है बच्चों की शिशु मृत्यु को रोकने में सबसे जरूरी कारक है। ऐसा देखा गया है कि जो भी शिशु समय से पहले होते हैं उनको यदि माँ का दूध मिले तो उनकी जो मृत्यु दर है वो 13% कम की जा सकती है, और ओवरऑल जो शिशु मृत्यु दर है यदि माँ का दूध मिले सभी बच्चों को तो करीब 22% कम पड़ सकते हैं, जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आप सभी को पता है हम सबसे आगे हैं शिशु मृत्यु के मामले में। अच्छा, मैं अपने मिल्क बैंक की बात करूंगी। जेपी अस्पताल ने करीब
उसको हम स्टोर करते हैं और फिर हम अपने एसएनसीयू में या न्यूनेटल यूनिट में भिजवाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को अपनी माताओं के द्वारा पिलाया जाता है। एक तो ये किया जाता है। दूसरा है दान वाला। उसके बाद यदि वो शिशु मान लीजिए किसी कारण से बच्चा बहुत बीमार है, उसे दूध पीने के लिए मना किया गया है, या मान लीजिए बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी माताएं वो बच्चे या फिर बच्चा दूध पी रहा है और माँ को दूध बहुत ज्यादा आ रहा है, वो माताएं उस दूध को दान कर सकती है। उसके लिए उन्हें लगातार समझाई दी जाती है। उस दान किए हुए दूध को फिर हम स्टोर करते हैं। उसके बाद उसका बहुत वैज्ञानिक तरीके से पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन के पहले भी हम उसका कल्चर, जैसे कहते हैं, परीक्षण करवाते हैं। उस परीक्षण में यदि वो दूध किसी भी तरह की कॉलोनी या किसी भी बैक्टीरिया भी मिलता है, फिर हम उसका पाश्चराइजेशन करते हैं। पाश्चराइजेशन के बाद फिर से उसकी जांच होती है पैथोलॉजी में। यदि वो बिल्कुल बैक्टीरिया मुक्त है, तब हम उसे अपने ही न्यूनेटल यूनिट में देते हैं पिलाने के लिए। अभी क्योंकि हमारा ये जो मिल्क बैंक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा स्थापित किया गया है, तो अभी हमें बाहर कहीं देने की परमिशन नहीं है हमारे अस्पताल के अलावा। और अभी कुछ हमारे समाज में जागरूकता भी इतनी नहीं है इसके प्रति, तो हमें उतना मिलता भी नहीं है दान का। अच्छा, जहाँ तक दान देने की बात है, उसमें कुछ जरूरी बातें ये हैं। सबसे पहले तो हम उनको ये बताते हैं कि वो किसी भी तरह का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना तो फाइनेंशियल किसी भी तरह से कोई, या कुछ इलाज में, ये उन्हें लालच नहीं दिया जाएगा। एक सबसे पहली जरूरत तो ये, इसके लिए हम एक कंसेंट फॉर्म भराते हैं। उसके बाद यह है कि पिछले 6 महीने माता की जांच होना चाहिए। तो ज्यादातर जो माता लैक्टेटिंग है, उनकी प्रेगनेंसी पीरियड में जांच तो होती ही है किसी भी बीमारी के लिए रोगजनक। दूसरा यह है कि माता को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह। उसके शरीर में कोई भी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा ब्लड या रक्तदान नहीं किया गया हो, या उसका खुद का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट ना किया गया हो, ये तो जरूरत है। उसके अलावा हम जिन बच्चों को दान देते हैं, जिन बच्चों को दूध पिलाते हैं दान वाला, उनसे भी हम कंसेंट देते हैं कि आपके बच्चे को दूसरी माता का दूध पिलाया जा रहा है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? वरना कई बार इसमें भी कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, वो समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसके बाद यदि उन्हें लगता है कि वो दूध दे सकती है दान, तो वो अगर हमारे मिल्क बैंक में दान दें। या कुछ किसी कारणों से मान लीजिए बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, या बच्चा उनका दूध नहीं पी पा रहा है, इतना कमजोर है, वो माताएं यदि लगा देंगी तो उनका दूध सूखेगा नहीं, तो उन्हें दूसरी परेशानियां भी नहीं है। और आपके कोई जी मैं अभी हम एक और हमारे स्पीकर जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। ये पूरी परिकल्पना जब हमारे पटल पे आई पिछले सप्ताह में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसके लिए लिखते हैं, किसान रवि ने कहा मेरा काम लिया कौन, रह गया सुनकर मौन, एक माटी के दिए जोड़ करके हार, कहा जितना बन सके मैं करूंगा मार। तो समाज से अगर एक व्यक्ति भी ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो समाज में परिवर्तन ला सकता है। हम ऐसे एक व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत पाठक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेडिकल ऑफिसर हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में। और जब विषय के बारे में चर्चा चली, मेरे पास जब विषय आया कि एक बालक को, एक बालिका को चिरायु हॉस्पिटल में मिल्क चाहिए, हमने आपस में कोऑर्डिनेट की। माइक अनम्यूट कर ले सर। नमस्कार, सबसे पहले
इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान दे सकें। जैसा कि मैडम ने बताया कि अभी जो दूध हो रहा है, ऐसे में उनसे हम स्वैच्छिक रूप से दूध देने के लिए अनुरोध करें और एक एजेंसी हम इस तरह की बनाएं जो इस दूध को मिल्क बैंक तक ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि सभी बहुत होगा वो जाके मिल्क में दूध खा करें। तो हम लोग समाज सेवी संस्थाएं, कुछ स्वयं सेवक इस तरह के जुड़े हैं कि दूध को प्राप्त करके उसे मिल्क बैंक तक पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी ले ली जाए तो पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध रहेगा। जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि वहाँ जेपी अस्पताल का जो मिल्क बैंक है उसका दूध सिर्फ वहीं के बच्चों को ही दिया जाता है, बाहर नहीं भेजा जाता। तो निश्चित रूप से ये बड़ा विचारणीय है कि अगर बाहर के बच्चों को या किसी दूसरे अस्पताल में या किसी और जगह पर बच्चे को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम कहाँ से दूध उपलब्ध कराएंगे। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर जितने लोग जुड़े हैं उन सबसे विचार मंथन के लिए आपसे कहूंगा कि हम लोग संस्थाओं को जोड़ें और जिस तरह से ब्लड डोनेशन के लिए होगी उसी तरह से मिल्क डोनेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना है। और मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं जो है इसमें बहुत हमारी मदद कर सकती हैं और वॉलेंट्रीली स्वैच्छिक रूप से भी अगर कोई माँ दूध देना चाहती है तो एक नंबर या एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जहां पर वो सूचना दे दें और हमारे स्वयं सेवक वहां से दूध एकत्र करके उसको मिल्क बैंक तक पहुंचा दे। तो मुझे लगता है कि मिल्क बैंक में जो दूध की कमी रहती है वो पूरी हो सकेगी और भी मिल्क बैंक स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है मिल्क बैंक। जैसा कि मैडम ने बताया तो मेडिकल कॉलेजेस में तो मिल्क बैंक और बड़े हॉस्पिटल्स में मिल्क बैंक बनाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है, डीप फ्रीजर वहां पर उपलब्ध होते हैं। बस थोड़ी सी हमारी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो मैं सोचता हूँ कि इस मुहिम को हम व्यापक रूप से प्रचार और प्रसारित कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। दो बातें जो आपने कही, तो एक हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एश्योर करते हैं कि हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का। इसी सप्ताह वो टोल फ्री नंबर है 1800-309-0404। ये नंबर राउंड द क्लॉक 24 आवर चलेगा और बच्चों से संबंधित किसी भी विषय के लिए ये नंबर हमारा खुला रहेगा। हम अलग अलग विंग्स बनाते हुए इसमें करेंगे और इस मिल्क कलेक्शन में आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद लेते हुए नीचे तक जाएंगे, जिससे कि डोनर और रिसीवर के बीच की जो कड़ी है, जो गैप है, उसको कम किया जा सके। अमिता फाजली जी कहते हैं कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। अब माया सिलोरिया जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। माया जी, आप सुन पा रही हैं? माया जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? माया जी, अपनी माइक अनम्यूट करें प्लीज, अगर आप जुड़ी हुई हैं तो। माया जी जी, अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक जी। तो माया जी, नमस्ते माया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे। माया जी वो पहली डोनर थी जो जैसे ही फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इन्होंने देखा तो किसी के माध्यम से इन्होंने बोला कि सर मैं डोनेट करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या भावनात्मक जुड़ाव या ऐसी क्या ख्याल आपके मन में आए जो आप तुरंत तैयार हो गए, जिससे कि अन्य माताएं और बहनें जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई हैं वो भी दूसरों को प्रोत्साहित कर सके। माया जी। सर, जैसे कि एक मैं खुद ही अभी माँ हूँ और अपनी बच्ची को दूध पिला रही हूँ और मैं एसजीएफयू में हूँ, तो मैंने पहले भी बच्चों को फीड कराया है। पहली बच्ची हुई थी मेरी जब समय, तब पहले भी मैंने 2 बच्चों को फीड करा चुकी हूँ और इसमें तो बच्ची का मतलब उसको स्टोर करके पहुँचाना था, तो इसमें कोई वो नहीं था। तो इसीलिए मैंने, जैसे मेरी बच्ची है वैसे वो भी एक छोटी बच्ची है, कि मेरे दूध से शायद उसको नई जिंदगी मिल जाए, इसीलिए।
बहुत ही सुंदर ख्याल, बहुत ही सुंदर विचार है। जैसे मेरी बच्ची है वैसे ही वो भी मेरी बच्ची है। अगर इस ख्याल, इस विचार के साथ हम काम करेंगे तो कोई भी बच्चा जो है मदर मिल्क से डिप्राइव नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ इस विषय पर भी अपनी बात रखें। उसके बाद हम इस सत्र को ओपन करेंगे। काफी सारे प्रश्न आए हैं, हम प्रश्न लेंगे। ओवर टू यू सर, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज। राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। नमस्कार डॉक्टर तपासेकर जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है जी। मैं माफी चाहूंगा, आजकल वो दिन भर वो फोन आते रहते हैं, लोगों की समस्याएं, ये सब। तो ग्वालियर से एक कॉल था जिसमें एक पेशेंट है, उसका और सत्र ओपन है। अगर किसी को प्रश्न रखना है तो हमारे तीनों विषय विशेषज्ञ अभी जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जब तक राघवेंद्र जी जुड़ते हैं हम चलिए। आशा जी से मेरा प्रश्न है कि मिल्क बैंक खोलने का किसी हॉस्पिटल में व्यय कितना आता है, स्थापना व्यय कितना है, स्टाफ कितना लगता है और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा? जी, इस बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जवाब आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एनएचएम ने हमारे हॉस्पिटल में इसको स्थापित किया है। सारा फंड एनएचएम से ही आया था। लेकिन मैं स्टाफ के बारे में बता सकती हूँ कि आपको एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए जो पाश्चराइजेशन अच्छे से चला सके। आपको 2 या 3 काउंसलर या असिस्टेंट चाहिए जो मदर्स को मिल्क एक्सप्रेस करने में सहायता दे सकें, और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ चाहिए क्लीनिंग वगैरह के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये बताऊंगी कि जब हमने ये शुरू किया था तब हमारी ट्रेनिंग सायन हॉस्पिटल मुंबई में ही हुई थी। एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजिस्ट और मैं पीडियाट्रिशियन, और हमारे साथ 3 स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग हमने वहाँ दिलवाई थी। तो आपको भी एक पैथोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन या एक पाश्चराइजेशन में एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, और उसके साथ फिर जो सपोर्ट स्टाफ जिसको आप ट्रेन कर सकें, या आप सायन हॉस्पिटल मुंबई उनको ट्रेनिंग के लिए भिजवा सकते हैं। मैडम, एक प्रश्न आया है कि माँ के दूध में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे कि उसे अमृत के तुल्य माना जाता है? माँ के दूध में बहुत जिससे उसको अमृत के तुल्य माना जाता है। सबसे पहले तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो बच्चे को सभी बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। जो टीका लगाते हैं और उसके बाद जो इम्यूनोग्लोबुलिन पैदा होते हैं शरीर में,
वो सबसे पहले माँ का जो पीला दूध होता है, कोलेस्ट्रॉम जिसको हम कहते हैं, उसमें 6.5 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो बच्चे को आगे निमोनिया, डायरिया, टीबी, बहुत सी बीमारियों से उसको बचाने का काम करते हैं। उसके अलावा माँ का दूध जो है, उसमें जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन जो होता है, वो और किसी बाहर के दूध में उतना अच्छा प्रोटीन नहीं है जो बच्चा बहुत अच्छे से पचा सकता है। और डॉक्टर साहब से एक और, डॉक्टर गौरव से एक प्रश्न आया है, हम उसको बाद में ले लेंगे। राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं सर, आप अपनी बात रखिए, फिर हम डॉक्टर गौरव से प्रश्न लेंगे। राघवेंद्र जी। नमस्कार डॉक्टर मोहम्मद जी, और आज इस वेबिनार में जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत आभार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप इस वेबिनार में जुड़े हैं, क्योंकि जैसा ये दौर चल रहा है उसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कोविड की महामारी से प्रभावित है। कोई व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कहीं परिचितों में किसी न किसी तरह का मुझे लगता है जिस महामारी के दौर में हम खड़े हो गए हैं। लेकिन इन सब में से आज का जो वेबिनार है, जैसे मैं कहूँ कि किसी बहुत बड़े विनाश में से भी सृजन निकलता है, उसी तरह का यह वेबिनार है कि हम इस कोलाहल में भी आज इस ऐसे संगठनात्मक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी हमें सख्त आवश्यकता है। आज जिस तरह से डॉक्टर गौरव जी ने आप सबको जानकारी दी है, तो मुझे लगता है ये इतना अच्छा विषय था, और हम वेबिनार के माध्यम से भी समाज में बहुत बड़ी जागृति ला सकते हैं। इसका ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हम जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के संस्थाओं से हम जुड़े हैं, और जितना नीचे तक हमारी रीच है, अगर हमने लोगों को अवेयर कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम एक समाज के लिए होगा। एक बड़ी संख्या में हम जो हमारे नवजात शिशु हमारे समाज में एक बीमारी को लेकर के आते हैं, और वो एक समाज की मुख्य धारा से हमेशा अपने आप को ठीक से नहीं जोड़ पाते, तो एक बड़ा अच्छा एक काम होगा कि हम उनको एक कंप्लीट आदमी के रूप में, एक बीमारी ना रहे उनके अंदर, इस तरह काम करते हैं तो समाज में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। दिल की बात हुई, अमृत की बात हुई, और उस अमृत की व्यवस्था काफी, तो मुझे लगता है समाज जीवन के जो भी पहलू है जिसमें सब पे चर्चा हुई है, अगर मैं कहूँ कि दिल की बात कहूँ, जो डॉक्टर गौरव जी ने कहा, तो मुझे ध्यान में आता है, पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में थोड़ी सी नमी है, दर्द बयां नहीं करता हूँ, बस इतनी कमी है। तो वास्तव में उस कमी को हम सब लोग मिलकर के दूर करेंगे, और हम सब लोग जो है वो उसका दर्द बनेंगे। माँ का दूध अमृत होता है, हम सब लोग सुनते हैं, और वास्तव में कहें कि जब भी कोई बात होती है तो सब यही कहा जाता है कि फिर माँ का दूध पिया तो ऐसा कर। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जन्म देने वाली माँ उसको नहीं पिला पाती है, तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जो स्त्री है वो माँ है, और सृजन ईश्वर ने उसको दिया है, तो सबके बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी धरा पे कोई बच्चा ना हो कि जिसको माँ का दूध ना मिले, और जिस रूप में मिलेगा वो उसकी माँ होगी। किसी ने कहा है, उसके पल्लू में ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, उसके पल्लू ने ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया, छान के जहर को पल्लू से, छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। कल आया था समंदर मुझे भी डुबोने, कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे पल्लू में समेट कर निचोड़ दिया। वास्तव में इतनी बड़ी महिमा है माँ की संसार में। तो मैं हमारी सम्मानीय आशा बहन जी ने ये बाकी सब लोग ने जानकारी दी है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं कहूँ कि दिल के अनंत गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर गौरव जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और हम सबको इस सेमिनार में जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। कृपा शंकर जी, आप सेंचुरी के पास खड़े हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी जी भाई सर। डॉक्टर गौरव से प्रश्न आया है कि क्या कोई मिनिमम उम्र होती है जिसमें सर्जरी की जा सकती है? पता चलने के कितने दिन के अंदर सर्जरी की जा सकती है? देखिए, कई सारे दिल के छेद ऐसे होते हैं जिसको कि हमको 1 साल या 2 साल के अंदर अगर हम उसकी सर्जरी कर दें तो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी हमको केस देखने को मिले हैं कि छेद अपने आप ही बंद हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें यही है कि जैसे ही तकलीफ का पता लगे किसी विशेषज्ञ के अंडर में इलाज चले। अगर हम वेट करते हैं कि छेद अपने आप बंद हो जाएगा, तो वो भी एक विशेषज्ञ के सुपरविजन में रहे। कई बार ऐसा देखने को आता है कि किसी छोटी जगह पे किसी डॉक्टर ने बोल